हाय स्टूडेंट्स, क्या 5 मिनट्स में आफ्टर इंटरसेक्शुअल कोर्सेज स्पर्म जो है वो मूव करके जो है फीमेल के सेकेंडरी oocyte तक पहुंच सकता है? दूसरा, क्या कभी भी जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब स्पर्म मूव करते हैं एजैकुलेट करने से पहले क्या वो अपनी टेल का कहीं इस्तेमाल करते हैं? तीसरा, कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर क्यों हो जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्यों होता है, मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो क्यों नहीं होता? इसके अलावा क्या सच में ह्यूमन बींग्स में विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है? क्या सच में जो है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होता है? और क्या सच में ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है फास्ट जो पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज है वो होती है? ठीक है, इन सब क्वेश्चन के साथ, ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज फर्टिलाइजेशन जो है हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम अगले जो है स्टेप, लास्ट स्टेप, उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। दैट इज नोन एज द सेकंड लास्ट स्टेप इसको कहें। अब स्पर्म में तो चेंजेस होके फ्री हो गई हैं, ओवम में भी चेंज होना है जिसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन कब शुरू होगी, कैसे होगी? सो स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे थे ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, कॉर्टिकल्स पहले क्या है। कॉर्टिकल्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉर्टिकल्स जो हैं ये आप जो है एग मेम्ब्रेन जो है ये बाहर है, एग मेम्ब्रेन जिसको ऊलिमा कह रहे हैं, और ये साइटोप्लाज्म है सारे का सारा। इसमें राउंडेड स्ट्रक्चर हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, जैसे ही स्पर्म की मेम्ब्रेन इसके साथ अटैच होगी, स्पर्म की मेम्ब्रेन बाहर से आके कहीं ऊलिमा के साथ अटैच होती है रिएक्शन करने के बाद, जोनो पैलासोडा को पेनिट्रेट करने के बाद, जैसे ये मेम्ब्रेन यहाँ अटैच होगी, इस मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल के थ्रू, आगे हम पढ़ेंगे, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पहुंचेंगे और यहां पे अपना कंटेंट जो है वो रिलीज कर देंगे पेरिविटेलाइन स्पेस में, और इस पेरिविटेलाइन स्पेस में ये कंटेंट रिलीज करने के बाद जो है नेक्स्ट कोई भी स्पर्म जो है वो इसकी दोबारा एग मेम्ब्रेन को जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब एक ये स्लो प्रोसेस है पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करने का, मतलब मल्टीपल स्पर्म्स कहीं अंदर पेनिट्रेट ना करें, उसको अवॉइड करने का ये जो है ये स्लो प्रोसेस है। दूसरा, अगर इस तरफ से हम देखें, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखिएगा स्पर्म का जो है वो अटैचमेंट बताया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए स्पर्म आके अटैच हुआ है, ठीक है, फिर अंदर पेनिट्रेट करता जा रहा है। ये प्रोसेस एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद ये स्पर्म अंदर पहुंच गया और टेंजेंटली देख लिए आप, डायरेक्ट हेड नहीं है, टेंजेंटली मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वो जाके इस ऊलिमा के साथ अंदर अटैच हो रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट एंजाइम्स है, ये एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कर रहे हैं। ये देखिए ये एक्सोसाइटोसिस करेंगे और अपना कंटेंट ये पेरिविटेलाइन स्पेस में डंप करेंगे। ये देखिए बाहर जोनो पैलासोडा में ढेर सारे स्पर्म जो हैं वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो ये पॉलीस्पर्मी ना हो जाए इसके लिए जो है ये कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो शो करते हैं, ठीक है। ये कॉर्टिकल रिएक्शन का प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि पॉलीस्पर्मी को जो है वो अवॉइड किया जा सके, ठीक है। कहा कि स्पर्म ऊलिमा का इंटरेक्शन होगा। ऊलिमा क्या थी आपको याद हो, सबसे अंदर की जो oocyte की लेयर है सेकेंडरी oocyte की, उसको ऊलिमा कह रहे थे। इसके बाद आपने देखा जोना पैलासोडा थी, ठीक है, उसके बाद कोरोना रेडिएटर, ट्यूमुलस सेल्स वगैरह, ठीक है। अब ये कह रहा है स्पर्म और ऊलिमा का इंटरेक्शन होना है जिससे कॉर्टिकल रिएक्शन होनी है। ये कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो कैसे होगी, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उस सबसे पहले हम यहां आ जाते हैं कि यहां अगर हम बात करें, ये रहा मेम्ब्रेन किसका, ऊलिमा, ठीक है, और बाहर रहा स्पर्म। एक बात याद रखिएगा, जैसे ही ये स्टार्टिंग में यहां हेड से इंटरेक्शन हुई थी, मेम्ब्रेन इसकी आगे से हो गई है डिसॉल्व। बहुत गलत कहा जाता है कि स्पर्म का जो टिप है वो जाके ऊलिमा के साथ अटैच होती है। नहीं भाई, टिप क्योंकि रिमूव हो चुकी है तो स्पर्म टेंजेंटली जो है वो जाके वहां पे अटैच होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, क्योंकि आगे से तो वो मेम्ब्रेन रिमूव हो चुकी है, वो टेंजेंटली जाके रिमूव जो है अटैच होना है, क्योंकि उस मेम्ब्रेन की और उसकी इंटरेक्शन होनी है। इंटरेक्शन क्या होनी है, सुन लीजिएगा। यहां पे अगर हम स्पर्म की बात करें तो यहां पे ADAM, एडम प्रोटीन रिसेप्टर, ये रहा स्पर्म के ऊपर एक प्रोटीन रिसेप्टर, और दूसरा इज़्यूमो, IZUMO, इज़्यूमो। ये दोनों रिसेप्टर्स किसके ऊपर हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये सेकंड स्पेसिफिसिटी, पहली स्पीशीज स्पेसिफिकेशन कही, अब दूसरी होने वाली है। इसके अलावा हम कहीं अंदर जाकर कोई ऐसे ही स्पर्म मुंह उठा के अंदर घुस जाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो इसी तरह स्पर्म
के ऊपर जैसे दो रिसेप्टर्स हैं प्रोटीन, इसी तरह दो प्रोटीन यहां भी हैं ओवम की उलिमा के ऊपर, दैट इज इंटीग्रिन। ये ब्लैक में आप देख रहे होंगे, एक और दूसरा CD9। ये जब तक इन दोनों में अट्रैक्शन क्लोज प्रॉक्सिमेशन नहीं होता, इनमें नहीं होता, तब तक स्पर्म का कंटेंट अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो होता क्या है, जैसे ये इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगी, यहां क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनाएगी, और यहां अजीमो जो है CD9 के साथ प्रॉक्सिमिटी बनाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अजीमो और CD9 की इंटरेक्शन सेकेंड स्पेसिफिसिटी को जनरेट करती है। अजीमो और CD9 रिसेप्टर, स्पर्म और ओवम के ये वाले जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनाएंगे, तब हम कहेंगे क्या, सेकेंड स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। पहली जोना पैरासूटा में हो गई थी, अब अंदर जो है उलिमा के, मतलब हर बार इंश्योर करना चाहता है गलत चीज कोई अंदर ना आए। कहता है जैसे ही इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, दोनों में जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनेगी, तभी स्पर्म अपना सारा कंटेंट जो टेंजेंटली यहां अटैच था, इस पे यहां मैंने कहा था विलाय थे जो इसको ऊपर से पूरा जो है वो बाइंड कर लेंगे, इसका सारा कंटेंट आ जाएगा अंदर। किस में आ जाएगा, अब स्पर्म का सारा कंटेंट किस में आ गया, ओवम में। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आता है सब। सो स्टूडेंट्स, आप फिर से देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी साइड की तरफ जो है वो स्पर्म जो है वो मूव कर रहे हैं। बाहर के उसके जो ये येलो वाले सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा के, इनसे पिर्स करके स्पर्म जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। जो अब तक हमने पढ़ा, जैसे ही इसको पिर्स करके अंदर जाएंगे, अंदर नेक्स्ट मेम्ब्रेन जोना पैलासुडा है, तो ये जाके सीधा जाके ये देखिए जोना पैलासुडा के साथ अटैच हो रहे हैं। ये रिएक्ट करने के बाद उसमें से जो है वो एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। इस एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद जो है स्पर्म जो है इससे पेनिट्रेट करके, ये देखिए एक्रोसोमल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इससे पेनिट्रेट करके स्पर्म जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा जहाँ पे माइक्रोविलाई मौजूद है। मैंने कहा दैट इज ऊलिमा। ये नीचे जो है माइक्रोविलाई जहाँ आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ऊलिमा है। इसके साथ आप स्पर्म जो है वो बाइंड होने वाला है, और जो फर्दर हमने पीछे पढ़ा जो है सारी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगी, और सारे का सारा स्पर्म जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसके अंदर जो है वो मर्ज हो जाना है। ठीक है, इसके अंदर जब स्पर्म मर्ज हुआ, इन्हें माइक्रोविलाई ने इसको कैच कर लिया। ये यहाँ तक हम जो डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे ही पूरे का पूरा स्पर्म जो है इसके अंदर मर्ज होगा, उसके बाद इसमें बाहर रिएक्शन होगी पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करने के लिए। हमने जो कहा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से जो है सिक्रीशन हुई है, देखिए फर्दर स्पर्म्स यहाँ ढेर सारे हैं लेकिन अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस जो है वो रुक गया है। वो चाहे साथ में जुड़ें लेकिन अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। ठीक है, यही जो स्पर्म है जब अंदर पहुंच चुका है, ठीक है, और बाकी स्पर्म जो हैं वो बाहर के कुछ जोना पैलासुडा तक जो अंदर पहुंच गए हैं, वहीं जोना पैलासुडा अंदर वो वहीं रुक जाएंगे। कुछ जो है जोना पैलासुडा को बाहर से जो है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, क्योंकि सारे के सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो स्विच। सबसे पहले जो चीज आएगी उसका साइटोप्लाज्म आएगा, साइटोसोल आएगा स्पर्म का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइटोसोल नहीं आएगा तो डिवीजन आगे नहीं होगी। क्यों? साइटोसोल में उसके आते हैं क्या बच्चे, मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, जिनको समटाइम हम कहते हैं क्या, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। नहीं, वो मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है। बेसिकली इसमें क्या होता है, उसमें CDK होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। यही साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस प्रमोट करता है सेल साइकिल को। ये नहीं होगा, सेल साइकिल का प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा इसमें आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का यहां कोई काम नहीं है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर के यूटिलाइज होते ही नहीं है, वो ओवम के अपने यूटिलाइज होते हैं, वो इनको डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रिया फर्दर आगे बेबी में भी मदर के थ्रू ही आते हैं। तो तीसरा इसमें आता है क्या, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, क्योंकि डिवीजन का प्रोसेस स्पिंडल फाइबर आगे बनाने हैं, तो ओवम के पास था नहीं, तो ये यहां से रन करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है क्या, प्रोन्यूक्लियस आता है इसका। इसमें मैं आगे चेंज बताता हूं क्या क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप इसको याद रखिए, प्रोन्यूक्लियस आता है। और साथ में आता है कैल्शियम। कैल्शियम का यहां बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही कैल्शियम इसके अंदर आता है, यही कैल्शियम जो है ये मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। किसको, MPK को एक्टिवेट करता है। इस कैल्शियम की जो है एक्टिवेशन से ये CDK जो है, ठीक है, ये मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। और यही कैल्शियम जो है ये क्या करता है, फर्दर कैल्शियम रिमूव्स द इनहिबिशन ऑफ P39 मॉस प्रोटीन। अंदर जो इस ओवम के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन है जिसका नाम है P39 मॉस प्रोटीन। इस प्रोटीन ने अब तक जो है मेटाफेज सेकंड को आगे प्रोसीड करने से रोका हुआ है। इसकी इनहिबिटरी एक्टिविटी की वजह से आगे सेल साइकिल का प्रोसेस रन नहीं हो रहा।
जैसे ही कैल्शियम आगे आता है ये एमपीएफ को जो है एक्टिवेट करता है और यही रिमूव करता है इनहिबिशन किसकी, P39 मॉस प्रोटीन की। यही प्रोटीन रिसेप्टर फॉर मेटाफेज सेकंड अरेस्टिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। नाउ सेल इज एबल टू प्रोसीड फर्दर सेल डिवीजन। अब जैसे ही ये लिपिड अंदर आया है, स्पर्म इज नाउ ओवम इज नाउ मेटाबॉलिकली एक्टिव। इससे पहले वो इनएक्टिव था, अब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया है क्योंकि ये कंटेंट आया है उसमें, ये सारा कैल्शियम वगैरह जो है ये सारा कंटेंट अंदर आया है। स्पर्म ओवम इज नाउ एक्टिव, अब ओवम एक्टिव है। तो ये जो हम कह रहे थे कि कैल्शियम की वजह से P39 मॉस प्रोटीन रिमूव होती है और डिवीजन का प्रोसेस आगे होता है, उसमें फर्दर क्या होता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, यहां बहुत गलत कंसेप्ट है कि यहां पे जो है वो फास्ट पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज होता है। कहां? ह्यूमन बींग्स के केस में ऐसा नहीं है, यहां नहीं होता है वो, यहां पे स्लो ब्लॉकेज जो है वो पॉलीस्पर्मी होती है। देखते हैं वो कैसे होती है। कॉर्टिकल रिएक्शन को भी समझ लीजिए। ये प्रोसेस तो हो गया, ये सारा कंटेंट अंदर आ गया, ठीक है, लेकिन कॉर्टिकल जो है रिएक्शन कहां हुई है, कॉर्टिकल्स कहां थे? अगर आपको याद हो तो हमने कहा था इसका जो कॉर्टेक्स रीजन है अंदर इस तरह से, यहां कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं जिसमें फर्दर कुछ एंजाइम्स हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करने वाले हैं, ये कैसे एक्टिवेट होने वाले हैं? कहता है जितना कंटेंट इस इज्यूमो CD9 और एडम इंटीग्रिन की इंट्रैक्शन से जो जितना कंटेंट अंदर आया है उनमें स्पर्म में एक चीज और आती है, दैट इज PLC जीटा। PLC जीटा मतलब फॉस्फोलाइपेज जीटा। ये फैट डाइजेस्टिंग या लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये अंदर आता है। ये आके किसके ऊपर एक्शन करता है? अंदर जो है PIP2 को कन्वर्ट करता है IP3 और डैग में। ये PIP2 क्या है? ये फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है, ये फैट्स है एक तरह का, इसके ऊपर एक्शन करके ये इसको IP3 और डैग में कन्वर्ट करता है। IP3 क्या हुआ? आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये रिसेप्टर है एक तरह का इसमें, और डैग मतलब डाइएसिटाइल ग्लिसरॉल में। अब जब PLC ने PIP2 को IP3 और डैग में कन्वर्ट किया तो IP3 के रिसेप्टर्स हैं कहां? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये रिसेप्टर्स कैल्शियम आयन को ओपन करते हैं। IP3 गेटेड है, जब तक IP3 नहीं आएगा ये उसके थ्रू ही खुलते हैं, तो ये ओपन नहीं होंगे। जैसे ही ये ओपन होते हैं कैल्शियम रिलीज होता है। कैल्शियम जो रिलीज होता है वो क्या करता है, इस जो हम कह रहे हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के ऊपर एक्शन करता है और इसको क्या करता है? एक्सोसाइटोसिस करवाता है। इसकी एक्सोसाइटोसिस मतलब इसका जो कंटेंट है उसको रिलीज कराता है। कहां? मेम्ब्रेन से बाहर, दैट इज ये विटेलाइन स्पेस में। यहां से होती हुई ये इसके कंटेंट, इसके एंजाइम ये बाहर निकलते हैं और बाहर पहुंच के ये क्या करते हैं, जो इसका एंजाइम स्पेशली एन एसिटाइल ग्लूकोसामिनिडेज, ये एंजाइम सीधा बाहर जाता है और जोना पैलासुडा का ये जो नैग था, ये नैग, इस नैग को जाके डाइजेस्ट करता है। जैसे ही ये एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिनिडेज बाहर पहुंच के नैग को डाइजेस्ट करता है, पॉलीस्पर्मी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये है स्लो पॉलीस्पर्मी। फास्ट पॉलीस्पर्मी नहीं होती है, जिसका हम जिक्र करते हैं कि क्या हो गया कि जैसे ही स्पर्म इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ तो इसमें पहले बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ये डिस्टर्ब हो गया, नेगेटिव बाहर हो गया, पॉजिटिव अंदर हो गया और उसके बाद फर्दर जो है किसी स्पर्म को जो है वो अटैच नहीं होने दे रहा। ये हमारे केस में नहीं है। हमारे केस में स्लो जो है वो पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज है और वो तभी होती है जब यहां IP3 कैल्शियम गेटेड चैनल को ओपन करते हैं, कैल्शियम बाहर जाता है, एक्सोसाइटोसिस करता है और वहां से एक एंजाइम दैट इज एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिनिडेज को रिलीज करता है और वो जो रिसेप्टर्स हैं जिसके साथ स्पर्म आके बाइंड होना है वो उसी को डाइजेस्ट कर देता है। जब उसी को डाइजेस्ट कर दिया तो और स्पर्म के बाहर से अंदर आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। ये एक केस मैंने बताया आपको, ठीक है। इसी के साथ कहता है जो और चीज एसोसिएटेड है, यही कैल्शियम और क्या करता है, सुनना ध्यान से, अंदर की बाहर की एसिडिटी और अल्कलिटी को कैसे मेंटेन करता है। यही कैल्शियम क्या कहा पहले प्रमोट करता है, क्या एक्सोसाइटोसिस कॉर्टिकल रिएक्शन की। यही कैल्शियम क्या करता है, यही प्रमोट करता है सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज में, एक्सचेंजर एक्ट करता है। यही कैल्शियम दिस आल्सो प्रमोट सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर, मतलब सोडियम और पोटाशियम चैनल्स को जो है वो एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। जैसे ही ये सोडियम चैनल ओपन होता है, बाहर से
बाहर जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बाहर सेल की बात कर रहे हैं, उस साइड की बात कर रहे हैं, वहां से हाइड्रोजन जो है अंदर जो सोडियम है वो अंदर की तरफ मूव करेगा और हाइड्रोजन अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही सोडियम बाहर से अंदर आया, अंदर का जो है वो एल्कालिटी जो है वो मेंटेन हो जाती है और फर्दर ये मतलब अंदर आने से एल्कालाइन नेचर जो है वो जनरेट हो जाती है, जो फर्दर डीएनए सिंथेसिस को और डेवलपमेंटल प्रोसेस को जो है वो आगे होने वाले उनको प्रोसीड करेगी और हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। बाहर का कंटेंट जो है वो एसिडिक होना है। तो ये था क्या कॉर्टिकल रिएक्शन की बात कब होनी है, जब स्पर्म और उलिमा का इंटरेक्शन होना है, तभी ये कॉर्टिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, यहां तक अगर आपको अगर आई है बात समझ। अब आ जाती है कौन सी बात, लास्ट, दैट इज सो स्टूडेंट इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है ये एग मेम्ब्रेन है, ये रही अंदर, ठीक है, एग मेम्ब्रेन, ये इसको देख पा रहे होंगे आप, ये ठीक है ब्लैक में, और बाहर आप देख रहे होंगे ये ज़ोना पैलासुडा है, ठीक है। और स्पर्म कैसे एंटर कर रहा है, मैं दो चीज़ें यहाँ बताना चाह रहा हूँ। एक जो साइंटिस्ट मान के चलते हैं यहाँ कोन ऑफ रिसेप्शन बनता है, ठीक है, और दूसरा जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। यहाँ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कैसे बनती है, कहते हैं कि जब जिस एरिया जो एनिमल पोल है जहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस रहता है किसका, एग का, उस तरफ से है वो जो स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, तो वो कोन ऑफ रिसेप्शन बनती है, ठीक है, उसको रिसीव करने के लिए। तो कोन ऑफ रिसेप्शन जो है जब ज़ोनो पैलासुडा से जो है स्पर्म का कंटेंट जो है अंदर आके उलिमा के साथ अटैच हुआ है, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से जो है वो कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, इसका कंटेंट यहाँ जो पैराविटालाइन स्पेस थी वहाँ पे आके ऐड हुआ। तो ये कंटेंट जब ज़्यादा ऐड होगा तो ये हार्डन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और कोन ऑफ रिसेप्शन के केस में क्या कह रहा है, जिस तरफ न्यूक्लियस होगा एनिमल पोल होगा वहीं से स्पर्म जो है वो अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो ये था पॉलीस्पर्मी और कॉर्टिकल रिएक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनना। ओके स्टूडेंट्स, कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस। कैरियोगेमी हम क्या कह रहे हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियसिस। अब बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, कैरियोगेमी कैसे होगी और कब होगी। देखिए, क्योंकि जैसे ही स्पर्म इसके साथ फ्यूज हुआ था, ये सारा कंटेंट तो आया, स्पर्म का न्यूक्लियस भी तो आया है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इस न्यूक्लियस में क्या है और अंदर ऑलरेडी जो फीमेल का जहां पे जो न्यूक्लियस है इसमें क्या है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस में क्या था, अगर मैं यहां बात करूं फीमेल के न्यूक्लियस की, पहले इस न्यूक्लियस में क्या था, अगर आप क्रोमोसोम्स के हिसाब से जाएं तो ये स्टेट कहीं ऐसे थी। ये स्टेट क्या थी, मतलब कि बाहर से तो था ये एन हैप्लॉइड, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल था, 2C था। बात को समझिएगा, ये N2C था, लेकिन जो कहता है स्पर्म अपने साथ लेके आया हुआ है वो क्या है, कहता है स्पर्म अपने साथ N1C लाया हुआ है, ठीक है। ये तो बराबर डिवाइड होके आया है भाई, लेकिन इसमें अभी एक प्रोसेस होना रुका हुआ है। कौन सा, ये मेटाफेज आगे, क्योंकि ये P39 जब रिमूव होगी तो तब इसके आगे जो है वो प्रोसेस जो है वो रन करेगा। वो कैसे रन करेगा, कहता है कि N2C जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये N2C से फर्दर जो है, अब मेटाफेज फर्स्ट में अटका हुआ था, सेकंड में सॉरी, आगे प्रोसीड हुआ। अब क्या होगा, इस कंटेंट को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। ये रहा आपका पोलर बॉडी और ये रहा आपका कौन सा, दैट इज योर, हम जो स्टार्टिंग में लिख रहे थे डेफिनेटिव ओवम, ये आपका डेफिनेटिव ओवम है, ठीक है। स्पर्म का यहां क्या है, N1C, ठीक है, और यहां पे अब क्या है, यहां पे भी 1NC, लेकिन ये दोनों अभी फ्यूज नहीं करेंगे भाई, इनकी मेम्ब्रेन अभी डिसॉल्व नहीं होगी। इससे पहले क्या होगा, ये साइकिल जो CDK है ये फर्दर इनमें आगे प्रोसेस करेगी। ये तो काबिल ही नहीं है ना अभी जो डिवाइड करने के काबिल नहीं है। क्यों नहीं काबिल है, क्योंकि इसका जेनेटिक कंटेंट जो है भाई वो वापस डबल होना है। आप समझ पा रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये डबलेट बनने हैं, क्योंकि सब आगे डिवाइड करने जा रहा है। ये तो सिंगल आए, तो जो चीज यहां पे हुई स्पर्म के केस में भी तो यही होगी भाई। स्पर्म के केस में मान लीजिए हम ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, यहां भी तो डबलेट होगा।
जब यहां आया हुआ कंटेंट डबल होगा, यहां आया हुआ कंटेंट डबल होगा, तभी तो दोनों मिंगल होंगे, उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसॉल्व होंगी और ये जो है अब डबलेट, ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का फ्यूजन होगा, जो फर्दर जो है उनमें आगे माइटोसिस होगी। ये क्लीवेज में हम जाके देखेंगे। तो ये बन जाता है आपका जाइगोट, विच इज अ यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। क्लियर। तो ये बात थी कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो रन होता है। ठीक है। यहां मैं एक बात और ऐड करता चलूं कि जो यहां फीमेल का न्यूक्लियस है, जिसको हम प्रो न्यूक्लियस कह रहे हैं, और मेल का प्रो न्यूक्लियस, जिसकी फ्यूजन को हमने कैरियोगैमी या एम्फीमिक्सिस कहा, तो फीमेल के प्रो न्यूक्लियस में यहां पे वो सारी चीजें जो उसको डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है वो पहले से ही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एमआरएनए, जो है मैसेंजर आरएनए। जब फीमेल जो है डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हुई थी, तभी से बना के उसके अंदर छोड़ दिया गया है, ताकि जब ये सेल रैपिडली डिवाइड करे एट द टाइम ऑफ क्लीवेज, तो इसको वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस से होके इतना टाइम ना वेस्ट करना पड़े। दैट्स वाई ये कंटेंट ऑलरेडी इसके अंदर है। वही कंटेंट जब ये दोनों की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व होंगी, डिसअपियर होंगी, ये दोनों अनरेस्ट होंगे, और उसके बाद इन दोनों के स्पर्म जो हैं वो फ्यूज होने हैं, और फर्दर प्रोसेस किस तरह से होना है उसको हम क्लीवेज में देखेंगे। ठीक है। अब बात आती है तो हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हम बात कर रहे थे, कि पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे थे कि क्या स्पर्म की टेल जो है वो कहीं अंदर जाती है, स्पर्म की टेल भी क्या पूरी पेनिट्रेट करती है अंदर। रिसर्च वर्क में यही देखा गया है कि जो है वो स्पर्म जो है वो पूरे का पूरा जो है वो अंदर पेनिट्रेट करता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि क्यों कैपेसिटेशन फीमेल के केस में होती है। तो हमने क्या दिया था, लो कोलेस्ट्रॉल, हाई बाइकार्बोनेट आयन, हाई कैल्शियम और हाई एल्बुमिन कंटेंट की वजह से जो है वहां होती है। तीसरा था हमारा स्पर्म 5 मिनट में क्या वहां पहुंच सकता है। तो हाँ, बहुत सारे केसेस में देखा गया है स्पर्म 5 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैपेसिटेशन 6 से 7 घंटे की नहीं करके आया होता है। उसके बाद क्या विटालाइन मेम्ब्रेन ह्यूमन बीइंग में होती है, उस साइड में नहीं होती है भाई। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था हमारा कि क्या फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होती है। तो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के केस में नहीं होती। स्लो ब्लॉक जो है वो पॉलीस्पर्मी का केस हमने देखा वो होता है। तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन होती है नहीं। हमने स्पीसीज स्पेसिफिकेशन के लिए 2 प्रोसेसेस जो वहां देखे हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के केस में एक देखा, और दूसरा हमने एजीमो और CD9 के केस में जो है स्पीशीज स्पेसिफिकेशन की बात देखी। तो इसलिए वो प्रोसेस जो है वो यहां नहीं होता है। तो कोगुलेशन क्यों होती है सेमन की, तो इसलिए होती है क्योंकि नहीं तो सारे के सारे स्पर्म जो हैं वो ऊज आउट हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।